आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेहद ही जबरदस्त चैप्टर है। आइए देखते हैं क्या कहानियां हैं इस चैप्टर की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब ये मान लीजिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये रीढ़ की हड्डी है। कैसे है? आगे जाकर जब आप चलते हैं, जैसे जेई नीट से आगे आप उठते हैं, CSIR नेट में अप्रोक्सीमेटली आपको ये 25 मार्क्स का देखने को मिलता है, 25 नंबर का मिल जाता है। आप IIT जैम की बात करें, IIT जैम में 6 से 8 नंबर आपको देखने को मिलता है। और गेट में करीबन ये मानिए आपको 6 नंबर का मिल ही जाता है। इसे बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त इसकी एप्लीकेशन है। उन एप्लीकेशन के बेसिस पे भी अगर हम समझने जाएं तो मज़ा आ जाता है। कैसे? आपने देखा होगा बाबाओं को, या फिर मूवीज़ में देखा होगा, मंत्र मारते हैं, कुछ भी बोलते हैं अपने मुंह से, जो मंत्र उनके होते हैं ओम शाम शामो शाशा, और ऐसे राख जैसी चीज़ होती है तो आग निकलती है। वो इस चैप्टर में बताएंगे आपको डिटेल में कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, कौन से कंपाउंड है, क्या लेते हैं, कौन से लिगेंड लेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो बताएंगे। और डिफरेंट कलर की आग निकलती है, उसकी वजह भी आपको बताएंगे कि डिफरेंट कलर की आग क्यों निकलती है। उसके बाद आपने देखा होगा जितने जादूगर अप्रोक्सीमेटली वाटर लेते हैं गिलास में, उसमें कोई कंपाउंड डालते हैं और उसको नीचे डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वाटर नहीं आता, वो बर्फ जम जाती है। इसी की एप्लीकेशन है, वो भी आपको बताएंगे। जीन्स का कलर, इतनी महंगी जीन्स है, नहीं जाता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मामला है। साड़ी 50-50 हज़ार की साड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, रेड कलर की, स्पेशली जब आप जाते हैं उनके कलर उड़ते नहीं हैं, वो भी यही मामला है। और नंबर के मामले में भी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, पढ़ते वक्त भी आपको मज़ा आएगा, बोर नहीं होंगे आप, इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पोर्शन है जी बेसिक पोर्शन, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा बॉन्डिंग थ्योरीज, कुछ बॉन्डिंग थ्योरीज होंगी वो पढ़ेंगे। लास्ट वाला पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन एग्जाम्स में, वो क्या है? एडवांस्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एडवांस्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम इनमें पढ़ेंगे क्या क्या, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा आप आइडिया लगाते जाएंगे कितना चैप्टर और बाकी है। आइए देखते हैं। बहुत लंबी कहानियां हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। बेसिक पोर्शन में आप जो 12th में देखते हैं थोड़ा बहुत, वो भी नीट जेईई में आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, थोड़ा बहुत वो पोर्शन आएगा बेसिक में। कौन सा पोर्शन? सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे डबल सोल्ट वर्सेस कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वर्सेस डबल सोल्ट, कि डबल सोल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। उसके बाद हम यहां पर जाएंगे वार्नर थ्योरी के लिए। वार्नर थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे जी? वार्नर थ्योरी क्या होती है। उसके बाद हम जाएंगे यहां पर प्राइमरी वैलेंसी वर्सेस सेकेंडरी वैलेंसी। उसके बाद हम जाएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे लिगेंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लिगेंड, या फिर कभी कभार इसमें लिगेंड थ्योरी भी बोल देते हैं कि लिगेंड थ्योरी पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड भी बोल देते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन है, कोई बात नहीं। इसमें और भी काफी टॉपिक बचते हैं। क्या बचते हैं इसमें? एक पहली बात तो ये देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनते ही क्यों हैं, कि वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहना ही क्यों चाहता है, कॉम्प्लेक्स क्यों बनेंगे, कैसे स्टेबिलिटी होगी, उनकी स्टेबिलिटी दिखाई जाएगी। अब जब कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स? ट्रांजिशन मेटल वर्सेस
नॉन ट्रांजिशन मेटल वाले, नॉन ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल और नॉन ट्रांजिशन मेटल वाले, कि ट्रांजिशन मेटल के कैसे कॉम्प्लेक्स होंगे और नॉन ट्रांजिशन के कैसे होंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या बिहेवियर होगा, ये बिहेवियर आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई थिंक यहां तक थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। और इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें और जो पोर्शन पढ़ते हैं बेसिक में, बेसिक पोर्शन यहां ले आते हैं, बेसिक पोर्शन में और क्या पढ़ेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं और वो प्रोसेस पूरी ही आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स जो आपको देखने को मिलते हैं कि कौन से आइसोमर। यहां से आप एक सवाल उम्मीद कर सकते हैं, बहुत बार पूछ लेता है आइसोमेरिज्म से कि इसके पॉसिबल आइसोमर्स के बारे में क्या बताएंगे। ये सारी की सारी जानकारी आपको हो जानी चाहिए थी, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स, और इसमें कॉम्प्लेक्स में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स मतलब ये मान लीजिए इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल सीधा सीधा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, कि वो कॉम्प्लेक्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं। वो सवाल जब उठता है जब आप देखते हैं मान लीजिए कोई लिगेंड है या फिर कोई मेटल है। कौन होता है मेटल, मेटल क्या है, क्या है मेटल के बारे में जनरली आपने एक लाइन पढ़ी होगी, अप्रोक्सीमेटली हर बुक में मिल जाती है वो। तो मेटल क्या है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन वो है जो, सॉरी मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। और कमाल की बात है जब लिगेंड को हम डिफाइन करते हैं कि लिगेंड क्या है, लिगेंड वो स्पीसीज है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इंटरव्यू का बड़ा ही फेमस सवाल है कि बताएं मेटल क्या। आप बोलोगे जी मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन देती है। अब लिगेंड क्या, लिगेंड वो स्पीसीज है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, ये सारा मामला भी इसमें कवर करेंगे और बहुत मजा आएगा, मजेदार चैप्टर है बहुत। ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं बॉन्डिंग थ्योरीज में। इसके बाद बॉन्डिंग थ्योरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। बॉन्डिंग थ्योरीज, देखिए बॉन्डिंग थ्योरी में जनरली 3 थ्योरी मेन पढ़ी जाती है। इसमें कौन सी थ्योरी, उसमें सेडविक रूल भी हम पढ़ सकते हैं। बॉन्डिंग थ्योरीज में क्या है, सबसे पहले जो थ्योरी आपको दी जाएगी वो होगी वीबीटी। वीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इससे हटके जो थोड़ी सी थ्योरी आएगी, इससे अपना काम नहीं बनेगा, वो क्या आएगा, सीएफटी। सीएफटी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर इससे भी काम नहीं बनेगा, ये बताऊंगा क्यों काम नहीं बनेगा, क्या क्या इनकी एप्लीकेशन होती है, कहां काम आता है और डिसएडवांटेज क्या थी, क्यों हमें वीबीटी के बाद सीएफटी पे जाना पड़ा। और सीएफटी के बाद इसकी ही एडवांस थ्योरी बोल देते हैं कई लोग, कई बुक्स बोलती हैं सीएफटी को क्या बोल देते हैं, एडवांस्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एसीएफटी, या फिर मॉडिफाइड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बोल देते हैं। या फिर कई बुक्स इसी को एलएफटी के नाम से भी जानती है, लिगेंड फील्ड थ्योरी। या फिर आपने कई बुक्स में, अच्छी बुक्स में क्या पढ़ा होगा, एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस नाम से भी जाना जाता है इसे। अब ये चर्चाएं आगे करेंगे कि सीएफटी के बाद इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनमें क्या कमी आ गई थी, क्या प्रॉपर्टी मोलिक्यूल की वो नहीं बताए, कंपाउंड की नहीं बता पाए कि हमें इनकी जरूरत पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं एडवांस्ड केमिस्ट्री। एडवांस केमिस्ट्री में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। एडवांस केमिस्ट्री स्पेशली आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे एडवांस केमिस्ट्री में, मैं बता देता हूं। देखो एडवांस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एडवांस पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे। एडवांस में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखो इसमें जो मोटा मोटी तौर पर टॉपिक है वो बता देता हूं क्योंकि लंबी चौड़ी कहानियां हैं। इसमें पढ़ेंगे कलर एंड स्पेक्ट्रा, कलर एंड स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज बोल देते हैं इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन,
टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन आप पढ़ोगे, और उन रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन स्पेशली पढ़ोगे आप, हम पढ़ेंगे इसमें रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये वो वाले जो आप सोच रहे हैं, अलग है। रेडॉक्स रिएक्शन लेवल चेंज हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन देखेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस रिएक्शन भी पढ़ेंगे, मिसलेनियस रिएक्शंस भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये मामला है उसमें पढ़ने के लिए। आगे हम इसमें बहुत मामला जब आगे आएगा ये कवर कर लेंगे, आगे खतरनाक लेवल आ जाएगा। एक रिएक्शन मैकेनिज्म ही मानिए जो कोऑर्डिनेशन का स्पेशल रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसमें मज़ा आएगा। स्पाइनल्स वगैरह और ये भी डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जस्ट इंट्रोडक्शन, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं, कहाँ तक पढ़ सकते हैं। आओ अब आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। ये जस्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन था कि आप क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें लास्ट में हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखेंगे, कोई मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी भी देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन है। देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लीजिए एक एटम ये है, जैसे एग्जांपल ले लेते, जैसे हमने पढ़ा था 11वीं क्लास एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में एक पढ़ा होगा, एक्सरसाइज का सवाल वो बता देता हूं। एक मॉलिक्यूल था जी हमारे पास BF3, क्या था जी? BF3, और यहां पर था NH3, यहां पर क्या था जी? NH3 प्रेजेंट था जी, NH3। यहां पर इसके पास लोन पेयर थी। अगर इसका ऑक्टेट देखा जाए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहां पर 2 2 4 2 6, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसमें हम क्या करते थे, एक डब्बे में डालते थे, वो बोलता था डब्बे में डालो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देता है, ऐसे बॉन्ड बनता है, एरो लगाई जाती है, ये बॉन्ड बनता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। आगे बताऊंगा कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हालांकि पूरा नहीं कर सकते, कुछ हद तक हम सेटिस्फाई कर पाएंगे क्योंकि कुछ एग्जाम्पलों में फिर फंस जाएंगे। ये मामला था, ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये था A का और एक इलेक्ट्रॉन B का था, ये जब शेयरिंग करेंगे पास पास में आएंगे, लो जी ये हो गई जी शेयरिंग, ये हो गई जी शेयरिंग। हमने ये बात केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे बॉन्ड बना है। अगर यहां पे मान लाऊं इसी पोर्शन में A है, मान लीजिए यहां पर इसके पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन थे और B था, उसका पूरा ऑर्बिटल खाली था। अब जब शेयरिंग के लिए आएंगे, शेयरिंग में तो मामला वही बनेगा जी, ये रहा जी B, और यहां पे इलेक्ट्रॉन आपको कितने देखने को मिलेंगे? 2, ये भी है, ये भी है। बॉन्ड बनने से पहले फर्क रहा होगा, डिफरेंस रहा होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक के आते हैं और एक का पूरा ऑर्बिटल खाली होता है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कोई खास फर्क इसमें नहीं दिखता। यानी कि इसलिए आप इसको कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल देते हैं, नाम दे देते हैं इसलिए आपको, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कोई खास फर्क नहीं होता। हाँ, एक सवाल मैं जरूर आपको बता देना चाहता हूं, हम बोलते थे, IIT जैम ने सवाल पूछा था कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक ए कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? वो होना चाहिए 1, लेकिन कई लोग सोचते 2 होने चाहिए। नहीं, देखिए ये A है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था ऑर्बिटल में, B है, इसका ऑर्बिटल खाली है, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा जी, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, जाहिर सी बात है इस वीक तो रहा होगा, लेकिन बॉन्ड पक्का बनेगा, ये बॉन्ड बनता है। या IIT जैम ने डायरेक्ट पूछा था ये सवाल, क्योंकि बॉन्ड की डेफिनेशन ही हम देखें, बॉन्ड होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे अट्रैक्ट कर लेता है, बॉन्ड तो बनता, वीक बनता वो बात अलग है, लेकिन बॉन्ड बनता जरूर है। ठीक है जी, ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, थोड़ी बहुत बात तो समझ में आई होगी। अब एक बात और ये
कि बहुत ही रेयर टीचर होते हैं जो जेई नीट और जैम को पढ़ाते हैं, और उस चीज़ का बेनिफिट आपको बहुत मिलता है। अगर टीचर ढंग से पढ़ाए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली साइज में जाए, तो उसे ये पता लग जाता है कि आप पहले क्या गलती करते थे, कौन कौन सी मिस्टेक आप करते थे, अब यहाँ पे कौन सी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ की शॉर्टकट पढ़ाई जाती है, वहाँ शॉर्टकट पढ़ाई जाती है, और यहाँ जो बताएंगे उनमें डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। वहाँ के शॉर्टकट, जेई नीट के शॉर्टकट अगर आप यहाँ लगाएंगे तो आप मात खा जाएंगे। सिंपल सी बात ये कर लीजिए, लिगेंड के बारे में सोचिए आप। लिगेंड क्या है? लिगेंड बता देते हैं जनरली लोग, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। बात सही है, लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताएं कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है, उनका बिहेवियर कैसा रहा होगा, मतलब आप डायरेक्ट ये पूछे कि एक लिगेंड है, आप बताएं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो ये बात सुनिए, कोई भी लिगेंड ना स्ट्रॉन्ग होता है ना वीक होता है, उस लिगेंड का बिहेवियर होता है। वो कैसे बिहेवियर बदलेगा वो बताऊंगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी डिपेंड करेगा, वो मेटल पे जो चार्ज है उस पे भी डिपेंड करेगा, वो सीरीज कौन सी का है उस पे भी डिपेंड करता है, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वो। आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए डबल सोल्ट, और उसकी बात हो रही है सोल्ट बनाना सीखिए। सोल्ट बनेगा कैसे? जनरली हम क्या बोलते हैं, हम बोलते थे एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाई जाएगी और क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा जी? सोल्ट प्लस H2O वाटर बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए एसिड का एग्जांपल आप ले लेते हैं। एसिड का कौन सा एग्जांपल? मान लीजिए HCl आपने एसिड ले लिया, प्लस NaOH आपने बेस ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक सोल्ट बनेगा, सोल्ट Na और Cl, NaCl सोल्ट बनेगा, प्लस H2O बनेगा। अब आप ये देखें कि जो NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में होता है कि नहीं होता? NaCl दाने होते हैं, सॉलिड होता है जी, बिल्कुल होता है। और जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आप रिएक्शन कराएंगे एसिड बेस की, सोल्ट प्लस वाटर। लेकिन जनाब ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं जिस चीज़ का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन गलत है। आप सोचेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि रिएक्शन गलत है, हम तो बचपन से 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8th 6th 7th क्लास में भी आता, 7th क्लास से स्टार्टिंग होती है इसकी। लेकिन आप सोचेंगे गलत नहीं है, ये तो रिएक्शन सही है। लेकिन ध्यान दीजिए क्या बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, उसमें एसिड डाल दिया, लिक्विड फॉर्म में है ये एसिड, और उसी कंटेनर में आपने क्या डाल दिया? बेस। एसिड और बेस आपने मिक्स कर दिए, और यहाँ पर सोल्ट जो किस फॉर्म में आया है? सॉलिड की फॉर्म में आया है। इट मीन्स कहना क्या चाहता हूं, एक साइड अपना वाटर पड़ा हुआ है और एक साइड सोल्ट इकट्ठा हो जाएगा, मतलब दो चीजें डाली और सोल्ट अलग निकलता जाएगा। ये बात सुनिएगा कि पूरी दुनिया वाटर लेती है, क्या लेती है? वाटर लेती है, और उसमें सोल्ट मिक्स करती है, और वो सोल्ट मिक्स हो भी जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि कितना सोल्ट होगा और कितना जल्दी वो घुलेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने कमाल, पूरी दुनिया सोल्ट और वाटर मिक्स करती है, लेकिन आपने दोनों क्या कर दिया? अलग कर दिया। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है, या तो अगर NaCl को आप सॉलिड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो जो वाटर है उस पूरे वाटर को वेपराइज करवा दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, ये पूरा उड़ जाएगा, फिर आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम वाटर को नहीं उड़ाएंगे, हम वाटर को लिक्विड की फॉर्म में रखना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर या तो लिखेंगे Na+ या लिखेंगे Cl-, ये लिखेंगे, या फिर इनकी जगह NaCl aqueous लिखेंगे। इस चीज में एक यहां पर एक इंपॉर्टेंस किस चीज का पता लगा कि यहां पर aqueous लिखना होता था, ये नहीं लिखना होता था। सॉलिड नहीं लिख सकते अगर आप यहां पर क्या ले रहे हैं? लिक्विड ले रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आगे जाकर बहुत काम आएंगी। ये नहीं कहता कि मतलब ये हो एक ही तरीका अपना। तो देखिए आप अगर पढ़ रहे हैं, हम दिल लगा के पढ़ाते हैं, आप ये नहीं कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। पूरी केमिस्ट्री हम जिंदगी भर के लिए सिखाएंगे। आप चाहे टीचर बने, चाहे आप जॉब लगे, चाहे किसी जियो साइंटिस्ट बने, कुछ भी आप जा सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर के लिए केमिस्ट्री सिखाएंगे। एक बार केमिस्ट्री ढंग से पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी बेनिश्चिंत जिए। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। हमें पता लग गया कि यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से सोल्ट की फॉर्मेशन हो रही है कि सोल्ट ऐसे बनता है। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब आगे की तरफ चलते हैं कि डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स की जो चर्चाएं थी वो कैसे कर सकते हैं।
वैसे यहाँ नहीं पूछा जाता डबल सोल्ट और वो, लेकिन फिर भी कोई नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, चर्चाएं करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सोल्ट नंबर 1 है प्लस एक सोल्ट नंबर 2 है, तो इससे क्या बनेगा? इससे क्या बन सकता है? इससे डबल सोल्ट भी बन सकता है, डबल सोल्ट भी बन सकता है। और इसी से या क्या बन सकता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बन सकता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। अब आपको यह पता लगाना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि दो सोल्ट के मिक्स करने से डबल सोल्ट बना है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना है। सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी यहां पर। पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता कैसे है? जनरली एक मेटल होती है, उसके बगल में लिगेंड जुड़े होते हैं n नंबर ऑफ। लिगेंड डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, लिगेंड होंगे, और एक यहां पर ऐसे ब्रैकेट बनी होगी और बाहर भी कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए Cl2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? Cl2। ये लिगेंड है n नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो सकता है इसका। आई सर ने पूछा था कि क्या किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है? जनरली हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6 पढ़ लेते हैं। 4 और 6 ज़्यादा फोकस किया जाता है, 5 भी पढ़ा देते हैं लास्ट में। लेकिन हाँ, ये सत्य है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 भी एग्जिस्ट करता है। ये हम पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रियलिटी में चालू हो जाएगी, बेसिक पोर्शन जब खत्म हो जाएगा, जब थोड़े लेवल पे चलेंगे, जब बताऊंगा कि कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, कितने बल के ग्रुप लेने चाहिए और क्या प्रॉपर्टी और कैसे उस स्टेबिलिटी को गेन करेगा। आइए देखते हैं। इसको बोलेंगे, ये है जी मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल आयन। मार्कर चेंज कर लो, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम भी बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया? ये हो गया जी लिगेंड। ये क्या हो चुका है जी? आपका लिगेंड। और लिगेंड के बगल में ये क्या जुड़ा हुआ है? थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, इंक। ये जो लिगेंड के बगल में n लिखा हुआ है, ये कितने लिगेंड हैं? n नंबर ऑफ लिगेंड। ये बताता है जी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। और ये जो बाहर आयन प्रेजेंट है, इन्हें बोलेंगे जी काउंटर आयन। क्या बोलते हैं जी? काउंटर आयंस के नाम से इन्हें जानते हैं। और इसको पूरे को मेटल और लिगेंड को इकट्ठा क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम देते हैं जी, स्फीयर। या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल देते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। मुझे कैसे पता? जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूंगा या किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करूंगा, सोल्यूबल जिसमें ये हो जाएगा। जनरली हम क्या लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। वो एप्रोटिक में भी बताएंगे कैसे होगा, इसके हिसाब से हम प्रोटिक लेंगे। तो उसके बाद अगर ये आयन चला जाता है, यानी कि उस वाटर में क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। वाटर में डिजोल्व होने का मतलब ये उस आयन का टेस्ट दे देगा। और ये आयन हमें पता ही नहीं लगेगा कि वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड प्रेजेंट हैं, वो एज इट इज इसी फॉर्म में रहेंगे, वो टूटेंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगेगा। हम उन आयंस का टेस्ट से पता नहीं लगा पाएंगे इस तरीके से। लेकिन जब डबल सोल्ट होगा, डबल सोल्ट का मतलब दो सोल्ट होंगे मिक्स। जैसे मान लीजिए कोई भी सोल्ट हो सकता है, NaCl, MgCl2, मान लीजिए दो सोल्ट है, ये अलग अलग हैं। जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूंगा तो मुझे Na+ भी मिलेगा, Cl- भी मिलेगा, Mg2+ भी मिलेगा, फिर से Cl मिलेगा। यानी कि मुझे 3 डिफरेंट टाइप के आयंस मिल जाएंगे। यहाँ से 3 डिफरेंट टाइप्स के आयन। अगर अब टोटल नंबर ऑफ आयंस पे जाऊं, एक Na+, एक Mg2+, 2, एक Cl- यहां से और 2 यहां से, 2 ये और 3 क्लोराइड की फॉर्म में टोटल कितने मिल जाएंगे? 5 आयंस मिलेंगे। और टाइप्स ऑफ आयन की बात करूंगा तो 3 टाइप्स होंगे। टोटल आयंस की बात करूंगा 5 होंगे। लेकिन यहां पर जो बाहर प्रेजेंट है केवल वो ही मुझे आयंस की फॉर्म में मिलेंगे, वो टेस्ट दे देगा। ठीक है जी, ये जनरल बातें थी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जनरली कोई पूछ ले आपसे, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्किप किया, मान लीजिए आप किसी के सामने जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 11th 12th को पढ़ाने लग जाएं, जेई को पढ़ाने लग जाएं, या फिर आप नेट क्लियर करके टीचर ही लग जाएं,
फिर भी 11th 12th को पढ़ाना पड़ सकता है, लेक्चरर ना लगे तो मतलब आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, हर चीज़ नॉलेज होगी, हर चीज़ परफेक्ट होगी, तभी आपको मज़ा आएगा। अब बात करते हैं ये जो लिगेंड है इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लिगेंड क्या है, व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज लिगेंड। लिगेंड ये बोलते हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन हम अभी ये बात लेके चलेंगे वो डोनेट नहीं करता, वो शेयर करता है मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन, शेयर करता है मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे शेयर करता होगा वो बातें बाद की है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे कोई भी लिगेंड है, ये Cl2, ये 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी वजह से इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इस पे अगर H2O ले लेता, इस पे 0 चार्ज, मेटल पे चार्ज कितना आ जाता ये सिखाऊंगा पूरा। मेटल पे चार्ज मान लीजिए +2 आ जाता। मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कॉपर है और वो कहाँ पे चला गया, Cu2+ फॉर्म में चला गया। जब ये Cu से Cu2+ फॉर्म में चला गया, ये स्टेबिलिटी पाने के लिए गया तो है, लेकिन इस पे एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, उस पर चार्ज आ गया। क्या आ गया, 2+ चार्ज, किस पे, कॉपर पे। और कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहती है, अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहेगी। जितना चार्ज आएगा, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो, वो स्टेबिलिटी को नहीं, वो डिस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। आप याद कीजिए जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चालू की होगी, कार्बन पे भी अगर नेगेटिव चार्ज आता था या फिर कार्बन पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज आता था तो वो क्या करता था, वो उस पॉजिटिव चार्ज को सबसे पहले रिमूव करने की कोशिश करेगा और स्टेबल होने की कोशिश करेगा। मतलब कार्बन देखिए एक भिखारी है, एक नंबर का जबरदस्त भिखारी। इसे बस ऑक्टेट कंप्लीट करने से मतलब होता था। जैसे मान लीजिए कुछ भी जोड़ लो, C यहाँ पर मान लो आपके पास S3 जोड़ रखा था, इसने 4 बॉन्ड बना लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए मर रहा होता था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ रहा होता था, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कहता था मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। लेकिन जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये भी पागल हो गया, बोला नहीं मुझ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से ऐसा बोला जाता था कि वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक्चुअली में डोनेट नहीं करते। जो वो टूटता है तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं। वो अब स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा था और डिफरेंट टाइप के आयंस की कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बने होंगे और कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट मॉलिक्यूल कैसे बने होंगे और आयनिक वाले कैसे बने होंगे और उनकी स्टेबिलिटी कैसे बताई जाएगी। पहले ये बताएंगे स्टेबिलिटी उनकी कैसे बने होंगे, फिर हम चल देंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ। वो थोड़ी सी फाउंडेशन तैयार हो जाएगी, आपके मन में कोई सवाल न रहे इसलिए वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये सेशन था। अब वो नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल वगैरह। धन्यवाद।